अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। इसराइल और फ़लस्तीन की जंग में अमेरिका के बाद अब ईरान भी खुलकर सामने आ गया है, जिससे ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ गई है बल्कि इसके असरात आलमी मईशत पर पड़ने का ख़तरा भी पैदा हो गया है। और आज आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में 5% तक का इजाफा देखा गया, जबकि सोने की कीमत 2.5% तक बढ़ गई थी। और जंग जारी रही तो आने वाले दिनों में आलमी मईशत पर मजीद असरात पड़ सकते हैं, आलमी अमन पर इसके असरात पड़ सकते हैं। इसके अलावा इसराइल ने गजा में ज़मीनी ऑपरेशन का इशारा देते हुए शुमाली गजा के शहरियों को 24 घंटे में जनूबी गजा की तरफ नकल मकानी करने का अल्टीमेटम दिया हुआ है, जिसे आलमी इदारा सेहत ने गजा की जख्मियों और बीमारों के लिए मौत की सज़ा करार दिया है। इस सूरत हाल में आलमी ताकतें आमने सामने आई हुई हैं। मशरिक़ वस्ता के अरब ममालिक कशमकश का शिकार हैं। अमरीका इसराइल के साथ खड़ा है, अस्करी इमदाद कर रहा है और पिछले 2 दिन में अमरीका के 2 आला तरीन ओहदेदारों ने इसराइल का दौरा किया है, जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अचानक लेबनान पहुँच गए हैं। पहले कल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल पहुँचे थे, जिसके बाद अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन इसराइल पहुंच गए हैं और इसराइल को अमेरिका की मुकम्मल सपोर्ट का यकीन दिलाया है और कहा है कि यह गैर जानिबदारी का वक्त नहीं है। पेंटागन इसराइल को मजीद फौजी इमदाद भेजने के लिए तैयार है। दूसरी तरफ परसों ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ते के बाद अचानक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अमीर अब्दुल हयान लेबनान पहुंच गए हैं और आज उन्होंने हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह से मुलाकात की है। अल अरेबिया न्यूज़ के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने बेरूत में मीडिया से बात करते हुए कहा कि इसराइल की तरफ से गजा का मुहासरा और वहाँ के शहरियों पर हमले जारी रहे तो तेहरान की हिमायत याफ्ता तंजीमें इसराइल के खिलाफ जंग में एक नया मुहाज खोल सकती हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जंगी जराइम और इंसानी इमदाद की बंदिश की इस सूरत हाल में दीगर मज़ाहमती तंजीमों की तरफ से कोई भी फैसला और इम्कान यकीनन मुमकिन है। इसके अलावा ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह से मुलाकात की। हिजबुल्लाह ने अपने बयान में कहा कि मुलाकात में तारीखी वाक़यात और डेवलपमेंट्स को सामने रखकर हर एक को जो जिम्मेदारियां और पोजीशंस लेने की ज़रूरत है उस पर गौर किया गया, जबकि हिजबुल्लाह के डिप्टी कमांडर ने धमकी दी है कि वो इसराइल के खिलाफ जंग में हमास का साथ देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और वक्त आने पर मुदाखलत करेंगे। और ये याद रहे कि हमास और इसराइल की जंग शुरू होने के बाद लेबनान और इसराइल की सरहद पर भी कशीदगी जारी है। हिजबुल्लाह और इसराइली फोर्सेस की कई झड़पें हो चुकी हैं, जिनमें हलाकतें भी हुई हैं और इस वक्त भी इसराइल ने बख्तरबंद गाड़ियाँ, जंगी साजो सामान और फौजी अहलकार लेबनान की सरहद पर पहुंचा दिए हैं। इसराइली दिफाई फोर्सेस का कहना है कि एक धमाके से लेबनान के साथ इसराइल की सरहद लगी हुई सिक्योरिटी बाड़ को नुकसान पहुंचा है। लेबनानी इलाके की तरफ से तोपखाने से फायरिंग का जवाब दे रहे हैं। इसके अलावा इसराइल मुसलसल इल्ज़ाम लगा रहा है कि हिजबुल्लाह ने फ़लस्तीनी जंगजुओं को अपने ज़ेरे कंट्रोल इलाकों से इसराइल पर हमले करने की इजाज़त दी हुई है। मशरिक़ वस्ता में जंग के खदशात अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन इस वक्त गजा में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका है। इसराइल ने 6 दिन से गजा का मुकम्मल मुहासरा करके हर चीज़ बंद की हुई है और साथ ही बमबारी भी जारी रखी हुई है और अब ये इशारा भी दे दिया है कि वो गजा में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर सकता है और गजा पर दोबारा काबिज हो सकता है। इसराइल की तरफ से कल गजा के शहरियों को एक अल्टीमेटम दिया गया कि गजा के शुमाल में रहने वाले 11 लाख अफराद 24 घंटों के अंदर जनूबी इलाकों की तरफ नकल मकानी करें। इसराइली फोर्सेस ने गजा के शहरियों से कहा है कि गजा जंग का मैदान बन चुका है। हमास के जंगजू गजा शहर के अंदर मौजूद टनल्स में छुपे हुए हैं, इसलिए वहां के शहरी अपनी हिफाजत के लिए जनूब की तरफ नकल मकानी करें। इसराइली फ़ौज ने अपने बयान में कहा है कि शुमाली गजा के शहरी उस वक्त दोबारा वापस आ सकते हैं जब इस हवाले से दूसरा ऐलान किया जाएगा, लेकिन कोई भी शख्स इसराइली सरहद के साथ लगी हुई बाड़ की तरफ ना जाए। इसराइली फोर्सेस के इस ऐलान से इशारा मिल रहा है कि वो गजा में ज़मीनी ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं और मुमकिन तौर पर गजा पर दोबारा कब्जा भी कर सकते हैं। लेकिन हमास ने फ़लस्तीनी शहरियों से कहा है कि इसराइली आर्मी की धमकी एक झूठा प्रोपेगेंडा है, लिहाजा गजा के शहरी अपना इलाका ना छोड़ें और इस वार्निंग को नज़रअंदाज कर दें। इसके अलावा अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइली वार्निंग पर तशवीश का इज़हार करते हुए कहा है कि इतने कम वक्त में इतनी बड़ी नकल मकानी नामुमकिन है और इसके तबाहकुन इंसानी नताइज निकल सकते हैं। लेकिन अहम बात यह भी है कि कल शाम को इसराइल की तरफ से डेडलाइन दिए जाने की खबर आई थी, जिसके बाद 24 घंटे वैसे भी गुजर चुके हैं और आज जब खुद इसराइली वज़ीर दिफा से इस हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने 24 घंटे की डेडलाइन का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन ये ज़रूर कहा कि जो चाहते हैं कि उनकी जान बच जाए तो उन्हें जनूबी गजा की तरफ जाना होगा। इसराइल की यह धमकी इस लिहाज से भी अहम है क्योंकि गजा की कुल आबादी ही 22 लाख है और वैसे ही गजा को दुनिया की
गुंजान तरीन आबादी करार दिया जाता है, क्योंकि ये 22 लाख की आबादी बहुत छोटी सी पट्टी पर रहती है। ऐसे में 11 लाख अफराद इतने कलील वक्त में और बमबारी की सूरत हाल में गजा के दूसरे हिस्से की तरफ नकल मकानी कैसे कर सकते हैं। गजा कितना गुंजान आबाद है, इस बात का अंदाज़ा यूँ लगा लीजिए कि इस्लामाबाद का कुल रकबा 906 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि इस्लामाबाद की आबादी 23 लाख है। यानी दोनों शहरों की आबादी बराबर है, मगर गजा का रकबा इस्लामाबाद का 1/3 है, जो कि 365 स्क्वायर किलोमीटर बनता है। और अब इसराइल चाह रहा है कि गजा की आधी आबादी अपने घरों को छोड़कर गजा के जनूबी हिस्से की तरफ चली जाए, क्योंकि इसराइल गजा में हमास के खिलाफ ज़मीनी ऑपरेशन चाहता है और इसका हदफ हमास का टनल्स का यानी कि सुरंगों का नेटवर्क है, जिसके बारे में इसराइल का दावा है कि हमास ने गजा में सुरंगों का एक शहर आबाद किया हुआ है, जहां से इसराइल के खिलाफ कार्रवाइयां की जाती हैं। इसराइल पहले भी दावा करता रहा है कि उसने हमास के इन सुरंगों को निशाना बनाया है, उन्हें तबाह किया है, लेकिन ये सुरंगें आज तक बरकरार हैं, जिन्हें आज भी हमास अपने स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल कर रहा है। इन टनल्स का नेटवर्क आखिर क्या है, ये सुरंगें क्या हैं, इस हवाले से खुद हमास ने कुछ साल पहले 3 सहाफ़ती इदारों को वहाँ तक रसाई दी थी और ये सुरंगें दिखाता रहा और बताता रहा कि वो इसराइल पर हमलों, इसराइली फ़िज़ाई हमलों से बचने और इस असलहे की तरसील के लिए इनका इस्तेमाल करते आए हैं। ये सुरंगों का वो नेटवर्क है जो इस वक्त इसराइली फोर्सेस का हदफ है, जिसे वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहता है। इसराइल को ये भी खदशा है कि हमास ने इसराइल समेत दीगर ममालिक के यरगमालियों को भी इन सुरंगों के अंदर रखा हुआ है। अलबत्ता खुद हमास ने आज बयान जारी किया है कि गजा पर इसराइली बमबारी के नतीजे में 24 घंटों में 13 यरगमाली भी मारे गए हैं। इसके अलावा 7 दिन से जारी इसराइली बमबारी से अब तक 4 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनी बेघर हो चुके हैं। दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं। इसराइली फोर्सेस अस्पतालों और एम्बुलेंसेस को भी निशाना बना रही हैं। इसराइली हमलों में तकरीबन 1800 अफराद की अमवात हो चुकी है, जबकि 6388 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। बच्चे और ख़वातीन ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। गजा में बिजली, पानी, खुराक और ईंधन की रसाई मुकम्मल तौर पर बंद है। ज़ख्मियों के इलाज की सहूलियात बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार किया है कि अस्पतालों पर 34 हमले हो चुके हैं। फौरी तौर पर ईंधन ना मिला तो अस्पतालों में सारा काम रुक जाएगा। अद्वियात की शदीद किल्लत हो जाएगी, जो पहले ही बहुत ज़्यादा है। और सबसे तशवीश की बात यह है कि इसराइल गजा और लेबनान में की जाने वाली बमबारी में सफ़ेद फास्फोरस इस्तेमाल कर रहा है, जो इंसानों और किसी भी चीज़ को जला कर रख देता है। आलमी इदारे ह्यूमन राइट्स वॉच ने इसकी तस्दीक कर दी है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक उसने लेबनान और गजा में 10 और 11 अक्टूबर के इसराइली हमलों की फुटेज की जांच पड़ताल के बाद सफ़ेद फास्फोरस बमों के इस्तेमाल की तस्दीक की है। ह्यूमन राइट्स वॉच के मुताबिक वाइट फास्फोरस उस वक्त जलता है जब उसका ऑक्सीजन से सामना होता है, और ये उस वक्त तक जलता रहता है कि जब तक ऑक्सीजन से अलग नहीं हो जाता। वाइट फास्फोरस का केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा गर्मी, रोशनी और धुआं पैदा कर सकता है। इंसानों को छूने पर यह उनकी हड्डियों तक को जला सकता है और इलाज के बाद भी ये इंसानी आज़ा को मुतासिर कर सकता है और जिस्मानी माजूरियों का बाइस बन सकता है। ह्यूमन राइट्स वॉच ने मजीद कहा है कि दुनिया के सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद इलाकों में से एक गजा में सफ़ेद फास्फोरस का इस्तेमाल शहरियों के लिए ख़तरे में इजाफा करता है और ये शहरियों को गैर ज़रूरी ख़तरे में डालने से मुताल्लिक बैनुल अक़वामी इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ये इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है, क्योंकि इतने गुंजान आबाद इलाके में इतने ख़तरनाक ममनुआ हथियार का इस्तेमाल अंदाज़ों से ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकता है। दूसरी जानिब हमास के इसराइल पर हमलों में मरने वालों की तादाद 1300 हो गई है और 3400 ज़ख्मी है। इसराइल समेत दुनिया अब भी परेशान है कि हमास ने इतनी बड़ी कार्रवाई कैसे कर दी जिसने इसराइल को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। इस हवाले से खुद हमास ने इस ऑपरेशन की तैयारी की वीडियोस जारी की हैं, जिनमें नजर आ रहा है कि हमास ने हमले की तैयारी इसराइल की नाक के नीचे की थी। अमरीकी टीवी CNN ने इन वीडियोस का जायजा लेकर खुद तज्जिया किया है कि गजा की पट्टी में हमास ने 6 ट्रेनिंग कैंप्स बनाए हुए थे, जिनमें से एक कैंप सरहद पर इसराइली फौज से सिर्फ 720 मीटर की दूरी पर था। देखिए हमास ने किस तरह इस ऑपरेशन की तैयारी की थी। और अब से कुछ देर पहले ये खबरें सामने आई कि इसराइली फोर्सेस का एक दस्ता गजा में दाखिल हो गया है। इसराइली फोर्सेस का कहना है कि ये दस्ता यरगमालियों की मौजूदगी के मकामात पर जाने के लिए भेजा गया था, मगर अब ये दस्ता वापस आ गया है और इसराइली मीडिया दावा कर रहा है कि इस रेड के दौरान गजा में मौजूद कुछ जंगजुओं को मारा गया है। इसके अलावा आलमी मीडिया अब तक हैरान है कि इसराइली सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटेलिजेंस इदारे इतनी बड़ी और मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी और तैयारी से कैसे बेखबर रहे और गजा में
हमास को फंडिंग कहां से और कैसे आती रही है। इस हवाले से जहां इसराइल के इंटेलिजेंस फेलियर पर तनकीद हो रही है, सवालात उठाए जा रहे हैं, तो वहीं इसराइल की तरफ से इस हमले के पीछे ईरान का हाथ करार दिया जा रहा है और इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि ईरान ने हमास की माली और अस्करी मदद की है। आज इसराइली वज़ीर दिफा से जब सवाल हुआ कि हमास के हमले में ईरान के मुलविस होने का कोई सबूत मिला है, तो उन्होंने जवाब दिया कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये आइडिया एक ईरानी आइडिया है। हमास, हिजबुल्लाह और ईरान एक ही हैं। ताहम अमरीकी हुक्काम ईरान पर बराह रास्त इल्ज़ाम लगाने से गुरेज कर रहे हैं। इसके अलावा अमरीकी वज़ीर ख़ारजा उर्दन में फ़लस्तीनी सदर से मुलाकात के बाद कतर पहुंचे हुए हैं। पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। मशरिक़ वस्ता के उमूर के माहिर डॉक्टर कामरान बुखारी हमारे साथ मौजूद हैं। कामरान बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर कामरान बुखारी साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह सूरत हाल बढ़ रही है और जिस तरफ जा रही है, इस ज़ाहिर अमेरिका मुकम्मल तौर पर साथ खड़ा है, उनके सेक्रेटरी ख़ारजा आते हैं, सेक्रेटरी दिफा आते हैं इसराइल, मगर साथ ही ईरान की तरफ से उनके वज़ीर ख़ारजा का लबनान जाना, हसन नसरुल्लाह से मुलाकात करना, हमलों के हवाले से एक सख्त स्टेटमेंट देना, क्या सूरत हाल खित्ते की जंग की तरफ जा रही है खुदा न खास्ता? देखिए, रिस्क तो बहुत ज़्यादा है खित्ते के अंदर जंग का। ये मशरिक़ वस्ता के अंदर बड़ी जंग हो सकती है। ये पिछली जो गाज़ा से इसराइल हमास की जो लड़ाइयाँ हमने देखी हैं, जंगें देखी हैं 2008 से लेके ये पिछले हफ्ते तक, ये उससे बहुत मुख्तलिफ है। उसकी नौइयत बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि एस्केलेशन जो हमास ने किया है ना, जिस लेवल की कार्रवाई की है, और फिर ये अचानक उनके पास ट्रेड क्राफ्ट नहीं आया है, ये जो है कहीं से आया है, और जाहिर है इसमें ईरान मुलव्वस है, हिजबुल्लाह भी मुलव्वस है। तो ये अब अगर आप इजरायली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अब वो मतलब पिछले जुमे पे वापस जाना जो है बहुत मुश्किल हो चुका है। देयर इज नो गोइंग बैक। अब हालात ऐसे हैं कि इतने लोग मारे जा चुके हैं कि अब मुझे लगता है कि कम से कम गजा की पट्टी के अंदर हमास जो है इसराइल जो है वो हमास के खिलाफ रेजीम चेंज करने के चक्करों में। तो लेकिन देखना ये है कि ईरान का क्या मूव होगा। कुछ खबरें आ रही हैं कि हिजबुल्लाह ने दोबारा से कोई रॉकेट फायर किया है, कुछ दिन पहले भी किया था। तो हालात जो है वो खासे बेकाबू हो रहे हैं, लेकिन आई थिंक कि इसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है क्लोजली। कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। साहब, और ये भी बताइएगा कि सऊदी अरब की तरफ से अब से तकरीबन 3 हफ्ते पहले ही क्राउन प्रिंस ने इंटरव्यू दिया अमरीकी चैनल को, बात की कि करीब आ रहे हैं इसराइल और सऊदी अरब। अमरीका की तरफ से एक प्रपोज प्लान है, मगर उन्होंने पैलेस्टाइन के मसले की भी बात की कि वो चाहते हैं कि फ़लस्तीन का मसला भी अपनी जगह पर हल हो, और वो बहुत अहम है। नॉर्मलाइज हो रही थी सिचुएशन, आगे बढ़ रही थी सिचुएशन, आपको लगता है उसको ब्रेक लग गया है या आर्जी तौर पर ही ब्रेक लगा है? देखें, कितनी देर का ब्रेक लगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इतनी दूर आकर तो फिर से जो है मतलब ये कोई मुकम्मल तौर पे मुनक़ता हो गया जो है सिलसिला। लेकिन फिल वक्त जो है आई डोंट थिंक एनीबडी कोई इस पोजीशन में है कि वो उस मौजू के ऊपर बात कर सके। देखें, इस चीज को जानबूझ के टॉर्पीडो किया गया है। ये हमास, हिजबुल्लाह और ईरान ने मिलके उस पूरे प्रोसेस को टॉर्पीडो किया है। तो ये अब जो है बड़ी सीरियस नौइयत की सिचुएशन है। जो अमरीकी बिहेवियर है, जो इसराइली बिहेवियर है, वो इस चीज़ की निशानदेही कर रहा है। और फिर देखें, इजिप्ट को भी बहुत ज़्यादा खदशात हैं कि अगर जो है रेफ्यूजीज उनके मुल्क में आ जाएं तो फिर क्या होगा। ये जो है अब सिचुएशन, और फिर वेस्ट बैंक के अंदर अगर जो है ये चीज़ फैल जाती है तो फिर उस सूरत हाल में क्या होगा। उर्दन के जो बादशाह हैं वो जो है ना वहाँ पे परेशान बैठे हुए हैं। तो ये आई थिंक कि जो पीस प्रोसेस था वो जो है फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर जो है वो यूं समझिए कि वो एक पॉज बटन लग गया है, क्योंकि इस वक्त जो इमीडिएट इशू है वो ये है कि इसराइल का इंपेरेटिव है हमास को अपना रिस्पॉन्ड करना, और दूसरी जानिब जो ईरान, हिजबुल्लाह और हमास का इत्तेहाद है उनका इंपेरेटिव ये है कि किसी तरीके से ये जो भी कार्रवाई इसराइल करता है उसके अंदर बेसिकली अपने आप को प्रोटेक्ट करना और मेंटेन करना के जो है, क्योंकि जो मॉडल है जो फॉलो कर रहे हैं ये लोग, ये 2006 का मॉडल फॉलो कर रहे हैं। जब हिजबुल्लाह और इसराइल की जंग हुई थी उसमें इसराइल जो है जो अपने अस्करी अहदाफ थे वो हासिल नहीं कर पाया था, तो बिल आखिर सीज फायर होना पड़ा। तो आई थिंक कि वो कोशिश की जा रही है, लेकिन जहां ये इंटेंट की मुमासलत है वहां कैपेबिलिटीज में बड़ा फर्क है। हिजबुल्लाह जो है बहुत बड़ा ग्रुप है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। लेबनान बहुत बड़ा मुल्क था,
इसके बरक्स हमास बहुत छोटा ग्रुप है, फार लेस एक्सपीरियंस्ड इन जो है ना इस किस्म की वॉरफेयर, जो कन्वेंशनल वॉरफेयर होती है। और जैसे मैंने पहले अर्ज किया, गजा की पट्टी बहुत ही छोटा रकबा है। तो ये जो है देखना है कि ये जब मतलब व्हेन ऑल इज सेड एंड डन और जब डस्ट सेटल होगी तो कौन किस जगह पे कहाँ खड़ा होगा। बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। एक हफ्ते बाद नून लीग के कायद नवाज शरीफ वतन वापस आ रहे हैं और जिस तरीके से नून लीग तैयारियों में मसरूफ है उसे ऐसा लग रहा है कि कानूनी मुश्किलात के बावजूद पार्टी को पूरा यकीन है कि नवाज शरीफ वतन वापसी के बाद न सिर्फ इलेक्शन लड़ेंगे बल्कि पार्टी की सियासी मुहिम की क़यादत भी करेंगे। मगर पीटीआई और पीपल्स पार्टी दोनों ही नून लीग के इस एतमाद को किसी समझौते या डील से जोड़ रही हैं। इमरान खान ने नवाज शरीफ की वतन वापसी को लंदन प्लान का हिस्सा करार दिया है और पीपल्स पार्टी ने भी दावा कर दिया है कि नवाज शरीफ किसी समझौते के तहत पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। अहम बात यह है कि नवाज शरीफ की वापसी से लेकर अगले इलेक्शन के इनेकाद तक मुल्क में निगरां हुकूमत कायम रहेगी, जिस पर ना पीपल्स पार्टी को मुकम्मल यकीन है और ना ही पीटीआई को एतमाद है। मगर निगरां हुकूमत नवाज शरीफ की वापसी में डील और नून लीग के लिए नरम गोशा रखने के तासुर की तरदीद करती आई है। लेकिन इसके बावजूद पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत कर रही हैं और मुसलसल कर रही हैं। मगर दूसरी तरफ नून लीग के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कल हमारे प्रोग्राम में दावा किया था कि पीटीआई इस वक्त सदर आरिफ अलवी की मिन्नतें तरले कर रही है ताकि किसी तरह मुआफ़ी तलाफी करवाई जाए। और नून लीग का यह दावा एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब पहले से इमरान खान सदर आरिफ अलवी से इलेक्शन की तारीख का ऐलान ना करने पर मायूसी का इजहार कर चुके हैं और 90 दिन में इलेक्शन कराने से मुतालिक अब सारी उम्मीदें चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से जोड़ चुके हैं। और पीटीआई ने जस्टिस काजी फाइज ईसा से ये मुतालबा भी कर दिया है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला करने के बाद वो सबसे पहले 90 दिन में इलेक्शन से मुतालिक हमारी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करें। सिर्फ यही नहीं, इस वक्त तमाम तर मुश्किलात के बावजूद तहरीक इंसाफ सियासी तौर पर मुतमईन है, इमरान खान मुतमईन है कि अगला इलेक्शन तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। नून लीग के रिवायती हरीफ और तहरीक इंसाफ के सदर परवेज इलाही जो गुज़िश्ता 5 माह से जेल में है, उन्होंने पार्टी छोड़ने से इनकार कर दिया है। और आज परवेज इलाही ने अपने पेशी के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा है कि इलेक्शन की तारीख आने वाली है, सूरत हाल बेहतर होगी, हाथ बांध के तो इलेक्शन नहीं होते। पीटीआई के साथ रहेंगे या छोड़ देंगे? चलते जाए पीछे बजान, चलते जाए पीछे। आपको ये सवाल इसलिए नहीं अच्छा लगता चलते जाए, अभी चलते जाए। जेल काट रहा हूँ तो हम सब मुस्लिम के साथ हैं। कोई किसी को घबराहट नहीं है। और अभी जब इलेक्शन की डेट जो कह रहे हैं कि जल्दी आ जाएगी और इलेक्शन का माहौल बनेगा, सब कोई इंशाअल्लाह ताला आज़ादी के बगैर तो हाथ बांध के तो इलेक्शन नहीं होता। सूरत पर बात करेंगे सीनियर साहिब तज़कियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मीर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। नून लीग पर सिर्फ तहरीक इंसाफ ही नहीं इल्ज़ाम लगा रही है, पीपल्स पार्टी भी इल्ज़ाम लगा रही है लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का, समझौता होने का। और वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि नून लीग को मुश्किलात का सामना है इस महंगाई की वजह से, 16 माह की परफॉर्मेंस की वजह से, मगर उसके बावजूद एतमाद है। अब ये समझौते की वजह से एतमाद है या कोई और वजह है? देखिए, समझौता तो जो है वो मुझे नहीं पता कि किसी ने उनके साथ किया हुआ या नहीं किया हुआ, लेकिन एक अनअनाउंस्ड अंडरस्टैंडिंग तो नज़र आ रही है। क्योंकि जब 3-4 महीने पहले तक मरियम नवाज शरीफ साहबा जो हैं वो मुतालबा करती थी कि मुस्लिम लीग नून को भी लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, जिस तरह 2018 में इलेक्शन के वक्त नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया और उनको जेल में डाला गया, तो लेवल प्लेइंग फील्ड का तकाजा ये है कि इमरान खान के साथ भी वही कुछ किया जाए। तो काफ़ी हद तक उनका मुतालबा तो पूरा हो गया है। लेकिन इसको आप समझौता कहें या क्या कहें कि तकरीबन 1.5 साल तक पीपल्स पार्टी और जेयूआई और मुस्लिम लीग नून और बाकी जो जमातें हैं ये एक दूसरे के तहादी रहे। लेकिन अब जब से हुकूमत ख़त्म हुई है तो सिर्फ पीपल्स पार्टी जो है वो मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मांग रही, बल्कि अब तो जेयूआई ने भी शिकवे शिकायत शुरू कर दिए हैं। अभी 2 दिन पहले जो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने बराह रास्त इसहाक डार और नवाज शरीफ साहब पे तंज किया है तो वो क्या था। और इसके अलावा कुछ और भी जमातें हैं जिनकी आवाज़ मीडिया पे सुनाई नहीं दे रही, लेकिन वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे हैं। मसलन बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबरा अख्तर मैंगल साहब, मेरी इतला के मुताबिक तो बहुत से लोगों के साथ उन्होंने बात किया है कि अगर आपने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड ना दी तो ऐसा ना हो कि हम इलेक्शन का बायकॉट कर दें। तो अगर अख्तर मैंगल साहब ने इलेक्शन का बायकॉट कर दिया तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी इलेक्शन की। तो इसलिए इस सूरत हाल में इंसाफ फील्ड नहीं मांगी जा रही, बल्कि 4-5 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि
पहले मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी रह चुके हैं, वो भी लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही हैं। तो नवाज शरीफ साहब अगर पाकिस्तान आ रहे हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंच का फैसला है, मेरे ख्याल से उस फैसले में अभी सूरत हाल क्लियर नहीं है। कुछ जो कानूनी माहिरीन है उनका ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब की कानूनी मुश्किलात अभी खत्म नहीं हुई हैं, वो वापस आएंगे। मैं जाती तौर पे चाहता हूं कि उनकी कानूनी मुश्किलात खत्म हो जाएं और वो वापस आके इलेक्शन लड़ें, क्योंकि जब नवाज शरीफ साहब खुद लाहौर से इलेक्शन लड़ेंगे और वो पब्लिक में जाएंगे और जलसों से खिताब करेंगे, तो तब उनको पता चलेगा कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जो 2019 में वो छोड़ के गए थे। और हामिद मीर साहब, इस सब में इमरान खान साहब की जो मुश्किलात हैं, ज़ाहिर एक वक्त था जब सिर्फ खान साहब के खिलाफ केसेस खुल रहे थे, तो आपने हमारे प्रोग्राम में कहा था मुश्किल वक्त आने वाला है, फिर छापे पड़ने लगे, फिर आपने कहा अभी और मुश्किल वक्त आने वाला है, फिर कन्विक्शन हो गई, गिरफ्तार हो गए, गिरफ्तार हुई, सेंटेंस सस्पेंड हुई, मगर दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिए गए। अब साइफर का मुकदमा चल रहा है, मगर उन्होंने अपीलें की हुई हैं, अदालतों के दरवाजे खटखटा रहे हैं। क्या पीछे से कुछ ना कुछ ऐसा भी हो रहा है कि उन्हें रिलीफ मिले, या उनका मुश्किल वक्त कंटिन्यू करेगा और मुश्किल हो जाएगा? देखिए, दो हवालों से मैं आपको अपनी ओपिनियन दूंगा। एक तो हवाला है जो तहरीक इंसाफ के जो जराए हैं, जो इमरान खान साहब को भी कल भी जेल में मिले उनको, उनकी फैमिली के सोर्सेज, और दूसरा जो है गवर्नमेंट के सोर्सेज हैं जो कि डिसीजन मेकर्स के साथ जिनका राब्ता है। तो दोनों तरफ से मुझे ये पता चल रहा है कि इमरान खान साहब के साथ किसी ने डील के लिए कोई राब्ता नहीं किया, ना ही इमरान खान साहब डील में इंटरेस्टेड हैं। वो ये कहते हैं जी कि मेरे साथ अभी तक जेल में किसी ने आगे कोई बात नहीं की, ना ही किसी ने मुझे ये कहा कि जी आपके साथ मैंने डील करनी है। और जिनको उनके साथ राब्ता करना चाहिए कि वो कहते हैं भाई क्या बात कर रहे हैं आप, हम इमरान खान से डील करेंगे, ये कैसे हो सकता है। तो ये जो सारी बातें हैं ये सिर्फ सोशल मीडिया की पैदावार हैं। ऑन ग्राउंड ऐसी वो में ये नजर आ रही है कि आने मज़ीद मुश्किलात बढ़ने वाली हैं तहरीक इंसाफ की। देखिए शाहजेब साहब, मैं 75 साल की तो सियासी तारीख का तज़किया नहीं करता, वक्त बहुत महदूद होता है हमारे पास। आप सिर्फ ये देख लें कि 1990 के बाद से ट्रेंड क्या है। 1990 में जब जो है वो खत्म हुई, तो उसके बाद जो इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन नहीं मिली और वो अपोजिशन में गई और नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए। फिर 1993 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हुई, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली और फिर वो अपोजिशन में गए और बेनज़ीर भुट्टो साहबा वज़ीर आज़म बन गई। फिर 1996 में यही सिलसिला हुआ, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत बरतरफ हुई, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन गए। 2002 में क्या हुआ कि 2002 में जो है परवेज मुशर्रफ साहब जो है वो हुकूमत में थे, तो मुस्लिम लीग नून जो है, आप देखें उसकी तारीख में इतनी कम नशस्तें नहीं है जितनी कि मुस्लिम लीग नून की थी, तो उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। जो भी हुकूमत से जाता है, फिर 2007 में देख लें, फिर आप 2013 में देख लें, फिर 2008 का जो इस्लामी बिल्कुल आउट ऑफ थे उन्होंने, और फिर 2013 में आप देख लें कि जो काफ लीग थी, इसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली और पीपल्स पार्टी को नहीं मिली और उसकी हुकूमत बन गई नून लीग की, और 2018 में नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। तो अब जो इलेक्शन होगा, आप सारा ट्रेंड पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का जो है उसको सामने रखें, मिसालें मैंने आपको दे दी हैं। तो समझदार लोग जो हैं वो पता नहीं कहां से सोशल मीडिया पे अफवाहें फैलाते हैं। भाई ट्रेंड यही है कि 2018 में जब इमरान खान साहब को इलेक्शन जितवाया गया और उनको वजीर आजम बनवाया गया, तो नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई थे और जेल में थे। तो अब जो अगला इलेक्शन जब भी होना है तो उसमें इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने जेल में भी होना है और उन्होंने इलेक्शन में हिस्सा भी नहीं लेना। ये एक फैसला जो है, मगर आमिर साहब, इमरान खान साहब ने अगर मायूस हुए वो जस्टिस उमरता बदियाल से, फिर मायूस हैं डॉक्टर आरिफ अलवी से, मगर जिस जज के खिलाफ सबसे ज़्यादा कैंपेन की, रेफरेंस भेजा, उन्हें हटाने की कोशिश की, अब सारी उम्मीदें उनसे बांध ली हैं, उनसे मुतालबा कर रहे हैं कि जी आप कुछ कीजिए। अब 90 दिन में तो इंतखाबात वैसे भी मुश्किल है, 24-25 दिन रह गए हैं, 90 दिन की मुद्दत पूरी होने में 7 नवंबर को हो जाएगी। मगर क्या ये उम्मीदें दुरुस्त हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल जाए? देखें शाहजेब साहब, सिर्फ इमरान खान और तहरीक इंसाफ की उम्मीदें सिर्फ एक उस जज से वाबस्ता नहीं है जिसके खिलाफ तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने रेफरेंस दायर किया था। आजकल तो उनकी उम्मीदें जो हैं वो उन तमाम सहाफ़ियों से भी वाबस्ता हैं, उन तमाम राइटर्स से भी वाबस्ता हैं, उन तमाम वकला लीडरों से भी वाबस्ता हैं
जिनके खिलाफ तहरीक इंसाफ के दौरे हुकूमत में कार्रवाइयां की गई, पाबंदियां लगाई गई, गाली गलौज की गई, उन पे गद्दारी के फतवे लगाए गए। आजकल तो वो कहते हैं जी कि आप तो है ना जो सबसे बड़े आज़ादी साहबत के लंबरदार, तो सच तो सिर्फ आप ही ने बोलना है। तो ये सिर्फ काजी फाइज ईसा साहब से उनकी तवक्कुआत नहीं है। जिसको तहरीक इंसाफ ने गाली दी, उस पर झूठा इल्जाम लगाया, उसको गद्दार करार दिया। आज तहरीक इंसाफ चाहती है कि वो सारे लोग जो हैं वो, क्योंकि इनके अपने तो सारे भाग रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि ये सारे लोग जो है ना वो हमारे लिए हक और सदाकत के लंबरदार बन जाएं। तो लेकिन क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब एक जज है, सियासतदान नहीं है, और क्योंकि बहुत से सहाफ़ी जो हैं, आप जैसे, आप सियासतदान नहीं है, आप सहाफ़ी हैं, तो हमने तो जो सही बात है उसको सही कहना है, जो गलत बात है उसको गलत कहना है। तो इसका फायदा जिसको भी होता है, हमें उसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के बारे में आपकी राय है ना, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब इसको, आपकी या मेरी राय को गलत साबित करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अगले चंद दिनों में वो कुछ ना कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेने की कोशिश करेंगे, को खतूत लिखेंगे, को लोगों के साथ मुलाकातें करेंगे, और वो कोशिश करेंगे कि ऐवान सदर को एक मरकज बनाया जाए और वहां पे एक ग्रैंड डायलॉग शुरू हो और इलेक्शन की तारीख जल्द अज जल्द दे दी जाए। वो कुछ खतूत भी लिखने वाले हैं, तो वो एक्टिव होने वाले हैं, और शायद वो इसलिए एक्टिव होने वाले हैं कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने कुछ थोड़ा सा डिस्प्लेयर शो किया है। तो जो तहरीक इंसाफ है वो देख लें कि उनकी इमरान खान साहब की जो बहन साहिबा है, उन्होंने डिस्प्लेयर का जो बयान है वो दिया है, और अब वही आरिफ अलवी साहब जो है वो उसके बाद कोशिश करेंगे कि वो तहरीक इंसाफ के साथ अपनी वफादारी साबित करें। तो ये आपको सारे यू टर्न नजर आ रहे हैं ना। पहले प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान की पार्लियामेंट का एक क्राइम था। तहरीक इंसाफ कहती थी ये तो बहुत ही गलत हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट में बहस करते रहे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये बिल बिल्कुल ठीक है, तो अब वो बहुत अच्छा हो गया, और अली जफर साहब और गौहर साहब और जिसको भी आप देख लें, सारे जो है वो उसकी तारीफें कर रहे हैं। तो ये सारी जमातें यू टर्न मारती हैं, और तहरीक इंसाफ भी यू टर्न मारती है, और आरिफ अलवी साहब भी यू टर्न मारने वाले हैं। बहुत शुक्रिया आबिद मीर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। कल बहुत बड़ा टाकरा होने जा रहा है। वर्ल्ड कप में इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने जा रहा है। पाकिस्तान अपने दोनों मैच वर्ल्ड कप के इब्तिदाई जीत चुका है, इंडिया भी जीत चुका है। क्या इम्कानात नज़र आ रहे हैं? सिक्कू भाई और अब्दुल रज़ाक भाई हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सिक्कू भाई, बड़ा मैच, बड़ा टाकरा, दोनों टीमों दो मैचेस जीत चुकी है। कैसे देख रहे हैं आप? उम्मीद है कि पाकिस्तान पहली दफ़ा 50 ओवर्स के मैच में वर्ल्ड कप में भारत को शिकस्त दे? यार देखो शाजिब, आज सुबह तक मुझे इसका याद ही नहीं था ये बात कि हम 7 दफा उनसे हार चुके हैं। वो आज इंडियन चैनल के साथ जब गुफ्तगू हुई तो उन्होंने ये बात की, तो मैंने कहा अरे यार आपने तो मुझे याद दिला दिया। हम लोग तो सोच ही नहीं रहे इस बात पे। हम तो आज के मैच, कल के मैच की बात सोच रहे हैं कि कल क्या होगा। कल हमने अच्छा करना है, और जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर हम इंशाल्लाह कल का मैच जीतते हैं तो हमारी भी फ्लाइट इंशाल्लाह फाइनल तक जाएगी, या सेमीफाइनल पर कंफर्म हो जाएगा। वो जिस तरह के हमारे लड़के इसी तरह खेलते हैं, जब उनका मोराल ऊपर होता है, वो मोटिवेट हो जाते हैं, तो फिर उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कल एक जबरदस्त मैच होने वाला है, और हर एक की निगाहें उस पर हैं। वहाँ पे जो क्राउड है उसका जिक्र हो रहा है, वहाँ पे जो लोग आएंगे उसका जिक्र हो रहा है। तो इट विल बी अ ग्रेट मैच टू वॉच। और रज़ाक भाई, एक चीज़ जिसका ज़रा एशिया कप से पहले हमें कॉन्फिडेंस था कि जी हमारी बॉलिंग बड़ी तगड़ी है, और इंडियन बैटिंग हमारी बॉलिंग के आगे स्ट्रगल करती है, शाहीन के पहले ओवर में स्ट्रगल करती है। वो कॉन्फिडेंस ज़रा सा हिला हुआ है, और उनके बॉलर्स के आगे हमारे जो बैटर्स हैं उन्होंने स्ट्रगल किया है। आप ख्याल में ये फैक्टर कल भी ज़रा तंग करेगा हमें? देखिए शाजिब, मैं तो बड़ा खुश हो रहा हूँ कि जितना पाकिस्तान को ये क्रिटिसाइज करेंगे, पाकिस्तान टीम उतना अच्छा खेलती है। और एशिया कप में हम पाकिस्तान की बहुत तारीफें कर रहे थे, इवन के भारत के लोग भी तारीफें कर रहे थे, तो पाकिस्तान एकदम से क्लैप्स कर गई। और ये देखिए, ये मैच जो होता है ये इसमें लक का बहुत ज़रूरी है। आप अगर टॉस जीतते हैं तो एक स्ट्राइट डिसीजन लें कंडीशन के मुताबिक, ये फैक्ट है। आप 40% मैच वैसे जीत जाते हैं अगर टॉस जीत के अच्छा डिसीजन हो आपका। तो वो एक तो सोचना पड़ेगा कि हम तो वहाँ पे है नहीं है, वहाँ पे ड्यू भी पड़ रही है, और जो भी टीम टॉस जीत रही है प्रेफर कर रही है कि पहले बॉलिंग करना। तो पाकिस्तान को भी ऐसा ही देखना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक अगर पहले बॉलिंग करती है तो चेजिंग आसान हो रही है वहाँ। और सिक्कू भाई, ये वाला जो फैक्टर है कि एक तो ज़ाहिर एक कॉन्फिडेंस ये आया है कि पहले लगता था बाबर आउट हो गए तो फिर क्या होगा, मगर टीम परफॉर्म करने लगी है। बट जो बॉलिंग का था कि जी शुरू के ही 5-6 ओवर में ब्रेक थ्रू मिलेगा, मिड ओवर की टेंशन ज़रूर थी, बट वो जो पहले शुरू के ओवर था उसका ज़रा कॉन्फिडेंस शेक हुआ है। आपको लग रहा है कि कल ज़रा हम मुनासिब कर लेंगे काम इसमें? नहीं देखो, ये थोड़ी सी हमारी टीम के साथ चल रही है। पहले अभी ओपनर का इशू खड़ा हो गया, उससे पहले मिडिल ऑर्डर का था, मिडिल ऑर्डर सेटल हो गई है माशाल्लाह से। वहाँ पे इफ्तिखार आ गए, साउद आ गया, रिजवान जबरदस्त खेला है,
स्पिन का और ओपन का अभी तक वो मसला है। तो क्या पेस बॉलर्स ने पिछले मैच में भी बहुत अच्छी गेंद की थी, शुरू में वो आउट नहीं किया। हमने शाहीन को मोटिवेट करना है, उसको समझाना है बिठाकर कि भाई आप अगर शुरू में आउट नहीं कर सके कोई बात नहीं, सेकंड स्पेल आएगा, थर्ड स्पेल आएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोशिश ना करो। जब भी कोई बॉलर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोशिश करने लगता है कि मेरी पिटाई हो गई, अब मैंने आके बस उड़ा के रख देना है, तो वो फिर कामयाब नहीं होता। यू हैव टू कूल डाउन और अपने दिमाग के साथ बॉलिंग करें। तो आई एम श्योर कि हम दोबारा उस रिदम में आ जाएंगे। हसन बहुत जबरदस्त बॉल कर रहा है, ही इज द हाईएस्ट विकेट टेकर। हारिस ने भी अच्छी गेंद की है। तो अब सिर्फ शाहीन को संभल के करना है, और हमारा जो मिडिल ऑर्डर का जो बॉलिंग है ना, बस वो एक थोड़ा सा मुझे परेशान कुन है कि जो 20 ओवर करने बीच के अंदर वो इफ्तिखार और शादाब और उसने नवाज ने करने, वो थोड़े से ट्रिकी हैं, और ओपनर का मसला है। बाकी माशाल्लाह से हर चीज सेटल्ड है। थोड़ा सा प्रेशर आई एम श्योर बाबर पे होगा, इसलिए कि बाबर ने 2 मैचों में सिर्फ 15 रन किए हुए, उसको भी दिल होगा कि यार भारत में आया हूँ, यहाँ पे एक बड़ा स्कोर लगाए, और अल्लाह करे कल वो लगाए। आप बताइएगा रज़ाक भाई, बाबर फैक्टर, साथ साथ में हसन अली और मिडिल के जो ओवर्स हैं, इसका फैक्टर? नहीं, डेफिनेटली देखिए, हम ये नहीं चाहते कि कोई भी परफॉर्म ना करे, पर ये कि जो भी परफॉर्म करे, इवन कि बाबर भी परफॉर्म करे, वो टीम के लिए करे, सिचुएशन के मुताबिक परफॉर्म करे। और बॉलर्स भी हमारे जो हैं वो कंडीशन के मुताबिक बॉलिंग करें। समटाइम पिचों पे आपको विकेट लेने में प्रॉब्लम होती है, विकेट आपको नहीं मिलती, तो बेस्ट टेक्निक उसमें ये है कि आप रन्स कंटेन करने की कोशिश करें, फील्डिंग के मुताबिक बॉलिंग करें। तो ये भी प्लान आता है जहां पे पिचेस में कुछ नहीं होता। ऑस्ट्रेलिया में अगर आप खेलेंगे तो वहां पे तो आपको करना ही पड़ता है, बॉल आपको एयर में बॉल फेंकना पड़ता है कि आपको विकेटें मिलती हैं वहां पे। तो यहाँ कंडीशन के मुताबिक बॉलिंग करनी पड़ेगी। यहाँ आपको इतनी मूवमेंट नहीं मिल रही, आप यहाँ रीड हो जाते हैं। आप दूसरे टीम भी अगर आपको देख रही है तो वो भी जब आप फेस करेंगे तो आप रीड हो जाते हैं कि आप क्या बॉलिंग कर रहे हैं, तो आपकी क्या विकेट टेकिंग डिलीवरी है, तो वो उसको सर्वाइव करते हैं। इस 2 मैचों में हमने देखा है कि शाहीन को उनका स्लो वन भी जो मारते हैं वो भी पकड़ा गया है, और जो अंदर स्विंग करते हैं वो भी पकड़ा गया है। तो अगर ऐसी कंडीशन में आपको कामयाबी नहीं मिल रही तो आप रन्स कंटेन की कोशिश करें, बैट्समैन को गलती करने दें। बहुत शुक्रिया, आज गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम ब्रेक शामिल करेंगे, उसके बाद जिक्र होगा कि डॉलर मुसलसल नीचे जा रहा है, स्टॉक मार्केट मुसलसल ऊपर जा रही है, क्या हो रहा है, बात करेंगे ब्रेक के बाद। हुकूमत की तरफ से रुपए की गिरती कदर को कंट्रोल करने के लिए किए जाने वाले इकदाम के नतीजे में डॉलर मुसलसल सस्ता हो रहा है। आज इंटरबैंक में डॉलर 96 पैसे सस्ता होकर 277 रुपये 62 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में 1 रुपया सस्ता होकर 277 रुपये का हो गया है। यानी एक महीने में इंटरबैंक में डॉलर 307 रुपये की बुलंद सतह से 277 रुपये की सतह पर आ गया है। ओपन मार्केट में 330 रुपये की बुलंद सतह से 277 रुपये पर आ गया है। और दूसरी जानिब स्टेट बैंक के जारी करदा शुमार के मुताबिक अक्टूबर के पहले हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर 3 करोड़ 10 लाख डॉलर इजाफे के साथ 7 अरब 64 करोड़ डॉलर हो गए हैं, जबकि स्टॉक मार्केट भी मुसलसल बढ़ रही है और 6 साल बाद 100 इंडेक्स 50,000 पॉइंट्स के करीब आ गया है। आज इंडेक्स 721 पॉइंट्स इजाफे के बाद 49,493 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इससे पहले 6 जून 2017 को स्टॉक मार्केट का 100 इंडेक्स 49,527 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। इस हवाले से बात करेंगे माहिर मईशत मोहम्मद सुहेल साहब हमारे साथ मौजूद। मोहम्मद सुहेल साहब, बहुत शुक्रिया हमेशा में ज्वाइन करने के लिए। मोहम्मद सुहेल साहब, एक तरफ कुछ फंडामेंटल्स हैं जिसमें रिकॉर्ड महंगाई, 22% की शरह सूद है, ज़र मुबादले के ज़खायर अब भी तकरीबन सिर्फ 1.5 माह की इंपोर्ट्स के लिए काफ़ी हैं। दूसरी तरफ मुसलसल बढ़ती हुई स्टॉक मार्केट, मुसलसल गिरता हुआ डॉलर है रुपए के मुकाबले में। फंडामेंटल्स हैं जो इस सारी चीज़ को सपोर्ट करते हैं आपके ख्याल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू शादेब भाई। देखिए, करेंसी सबसे बड़ा ट्रिगर है। जब करेंसी गिरती है तो परेशानियां होती हैं, जिसमें करंट अकाउंट के मसले होते हैं, फिस्कल के मसले होते हैं, सबसे बढ़कर इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो जिस तरह आपने कहा कि 10% के करीब रुपया स्ट्रांग हो गया है, और जो एक आम इन्वेस्टर था वो तो इन्वेस्टमेंट करता था ओपन मार्केट के रेट पे, तो वहां से तो डॉलर जो है वो 20%, 18-20% गिर गया है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि इन्फ्लेशन का नंबर आपको अभी 38% नजर आ रहा है, मगर हो सकता है कि 2-3 माह के बाद ना हो, क्योंकि पेट्रोल, डीजल, चीनी सबकी कीमतें गिरेंगी। वो सब चीज डॉलर से लिंक है। इसी तरह बहुत सारे और भी जो चीजें हैं वो डॉलर से लिंक्ड होती हैं। इंटरेस्ट रेट्स हैं,
जो अब लग रहा है कि पीक की तरफ हो गए, बल्कि सेकेंडरी मार्केट में तो 3 साल का जो पेपर है वो 21% से 18.5% हो गया है। इसी तरह टी बिल भी जो है वो 23% से 22% हो गया है। तो डॉलर की जो रफ्तार है और कंसिस्टेंसी है पिछले कोई 6 हफ्ते से, उसको देखते हुए तो लग रहा है कि इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट और दूसरे इंडिकेटर भी आने वाले महीनों में बेहतर होंगे। और स्टॉक मार्केट चूंकि एक इंडिकेटर होती है, वो आगे की बातों को सोचती है, तो हमने देखा है कि स्टॉक मार्केट जो है पिछले 2-3 हफ्ते में कोई 7-8% बढ़ गई है और 6 साल के बाद जिस तरह आपने कहा 50,000 हो गई है। और इंटरेस्टिंग ये है कि मार्केट कैप $20 बिलियन का हो गया था 100 से, अब वो 2-3 माह में बढ़ के $26 बिलियन पहुंच गया है। और उसके सब हुआ यह है कि पिछले 3 साल में स्टेबिलिटी बहुत कम टाइम के लिए आई है। विदाउट अगर IMF हो कि जी IMF होगा नहीं होगा, तब तो जाहिर है बहुत ही अनस्टेबल हो जाती है सूरत हाल, रुपया, स्टॉक मार्केट, सब कुछ। मगर जब IMF हो भी जाए तब भी बड़ी शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी मिली। तो ये जो एक लग रहा है कि थोड़ा सा स्टेबल पीरियड है, ये आपको लगता है कि प्रोलॉन्ग्ड स्टेबल पीरियड हमें मिल सकता है? ग्रोथ के चांसेस तो नहीं है, मगर कम से कम स्टेबिलिटी हो, या ये भी शॉर्ट टर्म ही साबित होगा? देखिए, 2 पहलू हैं। एक तो ये जो स्मगलर करेंसी के जो स्पेकुलेटर्स हैं और हवाले का काम करने वाले हैं, इन पे जो एक्शन हो रहा है, ये तो पहले कभी IMF के प्रोग्राम में भी पिछले 15-20 साल में हमने नहीं देखा। तो ये तो बहुत ही यूनिक चीज हो रही है। और जो करेंसी डीलर से हमारी बात हो रही है, तो उन्होंने भी अपनी जिंदगी में इस तरह की चीज होती हुई नहीं देखी कि पाकिस्तान में एक महीने में रुपया 20% बढ़ जाए, कभी हुआ नहीं है। तो ये यूनिक चीज है शाहज़ेब भाई। मगर जो दूसरी आप निशानदेही कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान में कि 20 से ज्यादा IMF के प्रोग्राम हुए हैं। ये शॉर्ट टर्म प्रोग्राम है जिसका रिव्यू नवंबर में है, और हमने देखा है कि श्रीलंका में रिव्यू नाकाम रहा है, बांग्लादेश में बड़ा IMF टफ टाइम दे रहा है। तो मेरे ख्याल में ये रिव्यू पास करना सबसे बड़ा चैलेंज होगा गवर्नमेंट के लिए। मगर जो दूसरे जो फंडामेंटल चेंज हो रहे हैं, वो करेंसी का चेंज हो रहा है, क्योंकि बहुत सारा पैसा पाकिस्तान का जो था वो करेंसी में चला जाता था। अब वो स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा आना शुरू हुआ है, और उम्मीद की जा रही है कि शायद वो फिर इकोनॉमी का हिस्सा बने, जिससे फायदा हो। मगर आपकी बात बिल्कुल बजा है कि IMF से जो हमारे मुज़ाकरात होंगे अभी और फिर इसके बाद मार्च में, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा कि वो क्या कामयाब होते हैं कि नहीं होते, और फिर जो नई हुकूमत आती है वो किस तरह नए प्रोग्राम के लिए IMF से बातचीत करती है। तो ये शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी तो नजर आती है, मगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म में तो ये 2 रिव्यू पाकिस्तान को IMF के साथ कामयाबी से कंप्लीट करने पड़ेंगे। मतलब अगला रिव्यू तो अब चंद दिन में ही होना है। एक जो टैक्स का टारगेट है वो हुकूमत ने पहले क्वार्टर में अचीव भी किया है, बल्कि उसको सरपास भी किया है। इसके अलावा क्या आपको कुछ खदशात लगते हैं कि टफ टाइम मिल सकता है पाकिस्तान को, क्योंकि फौरन ही अनसर्टेनिटी आ जाती है जैसे ही टफ टाइम की खबर आती है? नहीं, टफ टाइम तो है, क्योंकि रेवेन्यू तो पाकिस्तान ने अचीव कर लिया है, मगर प्राइमरी डेफिसिट जो होता है या प्राइमरी सरप्लस जो करना है, उसमें जो खर्चे हैं, उसमें खास तौर से सूबाई खर्चे हैं और जो स्टेट ओन एंटरप्राइजेस के लॉसेस हैं, वो हमारे हिसाब से तवक्कुआ से ज़्यादा हैं। तो वो एक चैलेंज ज़रूर होगा। दूसरी जानिब जो फॉरेन फंडिंग पाकिस्तान ने अरेंज करनी थी, उसमें $5 बिलियन कमर्शियल लोन थे। अब पिछले 3 माह में तो कमर्शियल लोन पाकिस्तान ने अरेंज नहीं किए, और जो मुल्क के और जो इंटरनेशनल हालात हैं उसमें भी कमर्शियल लोन अरेंज करना मुश्किल होगा। तो ये भी एक दूसरा रीज़न है कि थोड़े से मुज़ाकरात टफ होंगे। तीसरा सबसे बड़ा मेरे लिए तो बड़ा शॉकिंग है कि केयरटेकर हुकूमत को आए हुए 6-8 माह हो गए, बट गैस की प्राइस नहीं बढ़ी है। मतलब गैस जो है वो अभी भी पाकिस्तान 1/4 रेट बेचता है, और मिनिस्टर्स ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है। तो ये 3-4 इश्यूज हैं शाहज़ेब भाई। मेरे ख्याल में इसमें मुज़ाकरात होंगे IMF से। IMF टफ टाइम ही देगा, बट मैं पर्सनली काफ़ी हद तक कन्विंस हूँ कि हमारे हालात शायद श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे बुरे नहीं हैं, और चांसेस हैं कि कुछ वेवर के साथ पहला रिव्यू कामयाब हो जाए। बहुत शुक्रिया मोहसिन साहब की, उसको आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।